the become final years English medium and Hindi medium students, you most welcome in this video lectures also. In our earlier video lectures, we have briefly discussed regarding the subject indirect tax. इसके पहले जो वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको दिया है उसके अंदर में इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है उसके बारे में जनरल बातचीत मैंने किया था कि इनडायरेक्ट टैक्स 2017 के पहले कैसा था और 1 जुलाई 2017 के बाद कैसा आया, उसका नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों पड़ा, वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर्स के चूँकि वीडियो लेक्चर से जब टीचिंग होती है तो उसको एक प्री प्लान लेकर के चलना पड़ता है और ये मैं भी मानता हूँ कि ये क्लासरूम टीचिंग के इतना इफेक्टिव तो नहीं हो सकता, लेकिन जब चूँकि कोई रास्ते नहीं बचे हैं तो हमको तो इसकी बेस पर चलना पड़ेगा और हम कोशिश करेंगे कि जो फिजिकल क्लासरूम की जो फीलिंग्स आती है वो ऑनलाइन टीचिंग में मिले। कंडीशन यही है कि कॉलेज मेहनत कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करो। आज के वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि नागपुर यूनिवर्सिटी का आपका इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। याद रखिए, दिस क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स विल एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली इफ there will be a offline examination conducted by the Nagpur University in future. Now the future is uncertain in our country due to the COVID pandemic. Okay, hence nobody are in a position to say which types of examination will be there. But if suppose the physical examination होती है तो ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न्स आपके सामने आएगा जो आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत नोट करते चलो। अदरवाइज वैसे ये सिलेबस की पूरी कॉपी ऑन व्हाट्सएप के ऊपर में आपको 1 हफ्ते के अंदर में सर्कुलेट हो जाएगी, बट आपको फिर भी एक माइंड सेट करना है। तो देखिए, जो सिलेबस सब्जेक्ट का नाम इनडायरेक्ट टैक्स है, बट इट इज रिलेटेड विथ गुड्स एंड सर्विस टैक्स 100%। इन द यूनिट 1, the registration of GST and types of GST registration, what actually are the rules of GST registration, whether the rules of GST registration is common all over India or differ from state to state. If suppose the rules is not universal, then which types of rules is applicable in general state and which types of rules are applicable in special state. Is there any provision to exemption of registration under GST Act? All these are contents of this unit. जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में आपको ये देखना होगा, जो सिलेबस का पार्ट वो कह रहा है कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रूल्स क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रूल पूरे भारत में एक जैसे है क्या, यदि एक जैसे नहीं है तो भारत के किस भाग में कौन सा रूल है और कौन से भाग में कौन सा रूल है, क्या जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी ही है क्या, इससे किसी प्रकार की छूट नहीं है क्या, यदि छूट है तो कौन से वस्तुओं में छूट है, कौन से सर्विस में छूट है, ये सब हमको पढ़ना होगा। और जो मैटर हमको पढ़ना है वो है यूनिट 1। अब यूनिट 1 का ये जो रजिस्ट्रेशन का मैटर है, नाउ इट इज रिफ्लेक्टेड इन द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। योर क्वेश्चन नंबर 1 will be related with unit 1 and will be divided in 3 categories, A, B or C. So the question number 1A, theory of unit 1, 8 marks. B, there will be a numerical problem on registration of GST for 8 marks. If you are not interested to attempt question 1A and B, then there is option C. Here is only the numerical problems on registration of GST of 16 marks. Now, what will be the जो इसमें है, अभी हिंदी में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 A, B अथवा C ऐसे 3 भागों में बटा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का A जिसमें थ्योरी का क्वेश्चन आएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर 8 मार्क का होगा।
उसमें बी क्वेश्चंस रहेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, वो भी 8 मार्क का रहेगा। यदि आपको 8-8 मार्क के 2 प्रश्नों का हल करने में रुचि नहीं है तब आप सीधा सी नंबर पर जाइए और 16 मार्क का क्वेश्चन जो गणित का रहेगा, प्रॉब्लम्स रहेगा, उसको अटेम्प्ट कीजिए। अब इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे वो बड़े आसान रहेंगे। आपको उसमें और कुछ नहीं, किसी एक व्यक्ति या एक बिजनेस ओनर या एक ट्रेडर्स या इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट या इंटरप्राइज के सेल्स टर्नओवर की इंफॉर्मेशन दे रही है। इन दिस क्वेश्चंस द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिगार्डिंग सेल्स of an individual person or enterprise or industries or business owner will supply to you, and you just have to calculate if suppose these are the sales of a person, so is it require GST registration or not? एक व्यक्ति का बहुत सारा सेल वहां दिया रहेगा और आपको जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उसमें पूछेगा कि ये आदमी के ऐसे 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 इतने प्रकार के सेल्स है, तो बताओ कि ये आदमी को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। तो आप लोग सर ये तो कोई भारी काम है क्या? भारी काम नहीं है, सरल काम नहीं है, ये भविष्य तय करेगा जब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा। लेकिन आज हिंट्स इतनी आपको दे रहा हूं, इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे वो केस स्टडी बेस के रहेंगे और उसमें ये पूछेगा कि यदि आप जीएसटी के ऑफिसर हो और आपने इस पर्सन के टर्नओवर को चेक किया है, सो यू प्लीज give your advice whether the GST registration is required or not. Then we turn toward the unit 2. Here is the conceptual framework of goods and services tax are included in the syllabus. What actually are the GST, when GST imposed, what are the meaning of GST, what are the types of GST, what are the rate of GST, what contents are in GST, what is the terminology of GST, what do you mean by input tax, what do you mean by output tax, etc., etc. is a part of unit 2. यूनिट 2 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स की मूल संकल्पना आपको पढ़नी पड़ेगी। गुड्स सर्विस टैक्स का परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के टाइप्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रेट क्या है ये आपको देखने पड़ेंगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब का समावेश जिस यूनिट में है वो यूनिट है 2। नाउ इट विल रिफ्लेक्टेड इन क्वेश्चन नंबर 2 अगेन A, B और C the same structure of questions, A theory 8 marks, B problem 8 marks. If you are not interested in A and B, then there is a availability of C absolutely for 16 marks, but the numerical problems which will come in this unit will be very simple. The numerical problem will be for a single businessman, and the information will be available regarding how much he sells and how he purchases the goods and services. So on the basis of his or her purchases and sale, we will have to just calculate what actually are the total input tax credit or total output tax payable. As far as concerns the syllabus, to compute the tax liability is not a part of unit 2. यूनिट 2 के जो क्वेश्चन नंबर 2 का पैटर्न है अगेन वो फिर से सेम है। ए थ्योरी है, बी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से 8-8 मार्क है। आपको दोनों में रुचि नहीं है तो सी पर जाइए और 16 मार्क का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम छुड़ाइए। अब इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे वो बड़े सिंपल रहेंगे। कोई तो एक व्यापारी या एक कंपनी या एक इंडस्ट्री सिंगल के द्वारा किए गए डिफरेंट टाइप के परचेस और सेल्स की इंफॉर्मेशन होगी। आपको सिंपल कैलकुलेट करना है कि उसका टोटल परचेस कितना है, टोटल सेल्स कितना है और परचेस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है और सेल्स पर आउटपुट टैक्स पेबल कितना बनता है। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करनी नहीं है। सो यू कीप इन योर माइंड ओनली इफ there is a simple process, you forget the computation of tax liability. Now we go through the unit 3. Now unit 3
is related with computation of goods and service tax liability of a multi supplier. Up to 2 units there is a single person. Now the multi supplier means what? So in the multi supplier, suppose A is a first business owner, sold goods to B for rupees 5,000. Then B sold goods to C for rupees 5,500. Then this C sold the goods to D of rupees 6,000. ए नाम का व्यक्ति उसने कोई गुड्स खरीद कर 5,000 में बी को बेचा। बी ने वही वस्तु 500 रुपए प्रॉफिट पर सी को बेचा। सी ने वही वस्तु और 500 रुपए प्रॉफिट लेकर डी को बेचा। तो पहले वाले ने 5 में बेचा, दूसरे ने 500 में बेचा, तीसरे में 6,000 में बेचा। ये 4 5 नहीं 10 प्रकार के सप्लायर हो, आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मना किसी ने नहीं किया। बट जीएसटी का रूल बोलता है कि हर किसी को वस्तु बेचते समय और खरीदते समय जीएसटी का हिसाब करना होगा। तो जो यूनिट 3 है आपका, वो यूनिट 3 आपको यही पूछने वाला है कि ऐसे 4-5 लोगों ने मिलकर किसी एक प्रकार के गुड्स एंड सर्विस को ऐसे ऐसे सेल किया है, तो बताओ ए की टैक्स लायबिलिटी कितनी, बी की कितनी, सी की टैक्स लायबिलिटी कितनी, डी की टैक्स लायबिलिटी कितनी। इट मींस इन दिस यूनिट वी हैव टू कैलकुलेट what is the purchase, what is the sale, what is total input tax credit, what is output tax credit, how much input tax credit are available, how it will be utilized to payment of output tax, and finally what will be the tax liability or tax credit. And that's why this is the detailed study material topics of indirect tax. Again the question 3 is simple. 3 a theory 8 marks, B numerical problems 8 marks. If you are not interested, again A and B, go for C numerical problem of 16 marks. The problem will be based on compute the tax liability of A, B and C. Now we go for the unit 4. This is the custom duty. यदि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जा रहे हैं और विदेश से कोई वस्तु खरीदकर अपने देश में बेचना चाहते हो, तो इतना याद रख लीजिए, आप ये बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते हैं तब तक गुड्स आपके पोजीशन में आएगी नहीं। एंड देयरफॉर द कस्टम ड्यूटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये एबॉलिश नहीं हुआ है, बल्कि ये जीएसटी से इंक्लूड हो गया। व्हेन एवर द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड in port or airport, you must pay the custom duty along with IGST. The only IGST will be applicable here. So what actually are the custom duty, what are the contents, how custom duty can be calculated, what is landing value, what is assessable value, what is imported value, what actually are the basic custom duty, IGST, CVD, etc. etc. Again the question 4A 8 mark theory, B 8 mark numerical problem. If you are not interested, go for C numerical problem 16 mark. The problem will be based on find out the custom duty, find out FOB value, find out different items. Now the question of 5. A, B, C, D 4 marks each is related with unit 1, unit 2, unit 3, unit 4. यूनिट ए क्वेश्चन 5 ए में यूनिट 1 की थ्योरी आएगी, क्वेश्चन नंबर 5 बी में यूनिट 2 की थ्योरी रहेगी, और सी और डी में 4 मार्क की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहेंगे। देयरफॉर द टोटल क्वेश्चन पेपर इफ फिजिकल एग्जामिनेशन will be conducted from Nagpur University in future, then question paper will be of 80 marks, duration will be 3 hours, total questions will be 5, units are 4, and these are the structure। बाकी की बात अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।